नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट ईबीएस की वीडियो को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले इसमें प्रश्न है दोस्तों। और इस वीडियो में हमने टॉप 90 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इनकी आने की ज्यादातर संभावना है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, अभी तक जिन किसी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो देखिएगा, इसमें आपसे बोला इनमें से कौन सा जैविक अपघटय पदार्थ है। कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा जैविक अपघटय पदार्थ है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैव अपघटय होता क्या है। जो जैविक रूप में आसानी से नष्ट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो जैविक रूप में आसानी से नष्ट हो जाए वो क्या है, जैव अपघटय। जैसे प्लास्टिक भी क्या है, नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है या नहीं, बताओ। अब बोलोगे नहीं होती नष्ट। पॉलीथीन नष्ट हो जाती है, अब बोलोगे ये भी नहीं होती नष्ट। शीशा नष्ट हो जाता है, अब बोलोगे ये भी नहीं होता नष्ट। तो ये तीनों ही नष्ट नहीं होते। तो ये तीनों ही क्या है, नष्ट नहीं होते। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई। यानी जो आसानी से क्या है, नष्ट हो जाए, और जो नष्ट हो जाए और लेकिन ये नष्ट होती नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है ये क्या होता है, जो आसानी से नष्ट हो जाए लेकिन ये नष्ट होता नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर सेकंड। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, ये आपको बताना है। क्या हिमाचल प्रदेश में है, क्या जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है, सिक्किम में है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ये आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है आपका, सिक्किम में है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर में ही क्या है, बूलर झील। क्या है, बूलर झील है, डल झील है, नागिन झील है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी झील जो है ये कहाँ है आपकी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जिसका नाम क्या है, रोहतांग सुरंग। और रोहतांग सुरंग के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसे पहले क्या कहते थे, अटल टनल के नाम से भी जानते थे दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर नेक्स्ट में, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, बताइए कौन है प्रणेता। किरण बेदी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेधा पाटेकर है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किरण बेदी की। फर्स्ट जो है आईपीएस ऑफिसर कौन है इंडिया की, कौन है वो, किरण बेदी। सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन वही बात करें मेधा पाटेकर, या इसकी जगह आ जाता बाबा आमटे। क्या आ जाता, बाबा आमटे। तो भी आपका दोनों का क्या हो जाता, सही क्या हो जाता आपका, बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, ये आपके मेधा पाटेकर और बाबा आमटे हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि अपीको आंदोलन, आपने एक सुना होगा अपीको आंदोलन। तो अपीको आंदोलन के प्रणेता कौन है ये आपको बताना है। अपीको आंदोलन के प्रणेता आपको बताना है कि वो कौन है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उनका नाम क्या है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। इसमें आपसे बोला गया है फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, बताइएगा। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लागू हुआ, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब लागू हुआ, बताइएगा। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है, टाइगर दिवस कब मनाते हैं, सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, बताइए। 2011 में आया था, 1970 में, 1973 में, या 2007 में। तो ये कब लागू हुआ था आपको पता होना चाहिए। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को ये लागू हुआ था दोस्तों। वही बात करें ये कब हुआ था, 1 अप्रैल, और लिख लो 1 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि 1972 में क्या लागू हुआ था। 1972 में बताइएगा
तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, शेर परियोजना। शेर परियोजना जो है ये कब लागू हुई थी, ये आपकी 1972 में लागू हुई थी दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे बोला समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, बताइए समुद्र में कितना प्रतिशत जल है जो हमारे पीने योग्य है। बात करते हैं सबसे पहले समुद्र की। समुद्र का एक स्तनधारी जीव बताइए जिसका नाम क्या है, वेल है। क्या है, वेल है। अभी अभी मैंने आपसे पूछा अपिको आंदोलन, तो आप क्या लिखोगे, पांडुरंग हेगड़े। क्या लिखोगे, पांडुरंग हेगड़े। क्या है इसका, अपिको आंदोलन के प्रणेता है पांडुरंग हेगड़े। लेकिन इसमें बोला गया जल पीने योग्य है, तो वो कितना है, 0.65 क्या है परसेंट जो है वो जल पीने योग्य है, बाकी सब क्या है, खारा है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला है, देखिएगा इसमें आपसे बोला BOD5 क्या है, बताइए बताइए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। कमेंट करके मुझे आंसर आप बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये एक जल परीक्षण है जो कि हर 5 दिन के बाद किया जाता है। तो 5 डेज आ गया आपका, तो आप तुरंत लगा दोगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। हरित गृह, हरित गृह का मतलब जानते होंगे आप, प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। हरित गृह को ही हम ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं दोस्तों। यह भी आपको पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस कहते हैं। यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। वही बात करते हैं, एक होता है यूवीसी, ये क्या होती है, अल्ट्रावायलेट जो होती है, अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें जो सी होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से किरण होती हैं। और जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण जो होती हैं हमें किस प्रकार का रोग देती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा रोग देती हैं, त्वचा कैंसर वाला रोग देती हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए कौन सी परत पाई जाती है समताप मंडल में, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है जो कि इसको रोकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी वाला हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। लंदन धूम्र पाया जाता है, बताइए लंदन धूम्र पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइए। ग्रीष्म काल के दिन में, ग्रीष्म काल के सुबह के समय, शीतकाल के दिन के समय या शीतकाल के सुबह के समय, बताइएगा कब पाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कब पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी अभी आपसे पूछा है, अभी अभी मैंने आपसे क्या पूछा था, एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है कि आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो उसका मुझे जल्द से जल्द आंसर कमेंट करिएगा। शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है धूम्र, यानी लंदन धूम्र। ये क्या होता है, एक प्रकार का कोहरा होता है जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण धूम्र, लंदन धूम्र कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ओजोन। क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा दोस्तों। और ओजोन जो आपका दिवस है इसका सूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस की बात करते हैं, 16 सितंबर को क्या है, ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, क्या कहलाता है, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो क्या कहलाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहलाता है। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वह क्या कहलाता है। यदि भवंडर जैसा होता है, ये क्या कहलाता है। अब तो आप समझ गए होंगे, ध्रुवीय भवंडर। क्या होता है, ध्रुवीय भवंडर कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं भोपाल, भोपाल की बात करते हैं। तो भोपाल किसकी राजधानी आपकी, एमपी की है। किसकी, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी, मीथेन के कारण, फॉस्जीन के कारण, मेथेन आइसोसाइनेट के कारण या मेथेन एमाइन के कारण, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यह घटना कब हुई थी, 2-3 दिसंबर
1984 की रात को हुई थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण काफी लोग जो है एक्सपायर भी हो गए थे और कुछ घायल भी हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हाँ, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये किस उस कंपनी का नाम क्या है। भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी तो ये कहाँ हुई थी, या तो आपको पता है एमपी में हुई थी, भोपाल में हुई थी। तो इसकी जो कंपनी थी वो किसकी कंपनी थी, यानी क्या बनाती थी, ये आपको बताना है, इसका नाम क्या था। ठीक है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, बताइए श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि श्वेत फेफड़ा कैंसर क्या होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होता है ये। एस्बेस्टस से होता है, पेपर से होता है, टेक्सटाइल से होता है या सिलिका से होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किससे होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसमें क्या होता है श्वेत फेफड़ा में। ये एक क्या है, एक कंपनी का नाम है। अब कैसी कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है। इसमें क्या होता है, जो मजदूर जो काम करते हैं उनके फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण जो है सांस के साथ जमा हो जाते हैं, तो उन्हें क्या हो जाता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर हो जाता है टेक्सटाइल कंपनी के मजदूरों को। तो आपको पता होना चाहिए उस कंपनी का नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी क्या है दोस्तों, कार्बाइड कंपनी नाम है उसका, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सिलिका क्या होता है, सिलिका रेत होता है दोस्तों, क्या होता है, रेत होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 12 में, निम्नलिखित में से किस गैस के गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से होती है, बताइए। हीमोग्लोबिन से होती है, ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मुझे बताना है क्या होगा। आपको क्या बताना है, किस गैस की गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से होती है, बताओ। देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ चलता है, तो रुधिर का वो प्रवाह के कारण होता है। लेकिन यहाँ बोला गहन, गहन का मतलब खतरनाक, वो क्या है आपका सीओ। सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसी का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका नाम है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तों आपको, कि जो आपका सीओ है ये कहाँ पाया जाता है, वाहनों में पाया जाता है। यानी वाहन जो होते हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है, हवा के रूप में साइलेंसर में से सीओ निकलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई, बताइए। इतिहास में जो पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी ये कब हुई थी, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और किस शहर में हुई थी और किसने करवाई थी, ये भी आप बताओ। तो पहली दुर्घटना का नाम जब भी आता है तो आपको एक बात ध्यान आ जाता होगा, क्या, जापान में परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, जापान में कब परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब गिराया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, ये घटना हुई थी। और ये घटना कहाँ हुई थी, जापान के हिरोशिमा शहर पर। जापान के हिरोशिमा, हिरोशिमा शहर पर क्या है, परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और किसने गिराया था, ये आपका अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था, अमेरिका ने दोस्तों गिराया था, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा 6 होगा, 6 16 नहीं है, सॉरी 6 होगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, यानी ताजमहल के आसपास का जो क्षेत्र होगा उसे क्या है, हरा भरा बनाया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और ये कब दिया था, 2004 में दिया था, 1994 में, 1984 में, या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है, जो संरक्षण दिवस है दोस्तों, जो आपका संरक्षण दिवस है ये कब मनाते हैं, ये आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। ये भी आपको पता
होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे इसमें पूछा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब आदेश दिया था, ये आपका दिया था 1994 में आपको आदेश दिया था। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, शांत घाटी साइलेंट वैली को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह कहाँ है, ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर में कौन सी है, बूलर झील है। क्या है, बूलर झील है दोस्तों, बूलर झील है। तमिलनाडु में भी मैंने अभी अभी बताया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल हो जाएगा। केरल जो है आपका शांत घाटी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इसी को पश्चिमी घाट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट भी कहते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता जो है यहीं पाई जाती है। दूसरी बात आपको ये को ध्यान रखनी है कि केरल में ही आपकी क्या होती है, नावों की रेस, नावों की रेस जो होती है ये आपकी केरल में ही होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे क्या बोला है, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कणिकीय प्रदूषण को दूर करने के लिए, दूर से यानी समाप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए किसका किया जाता है, क्या आपका ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का किया जाता है, साइक्लोन कलेक्टर का किया जाता है, या फैब्रिक फिल्टर का किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि की बात होती है तो आपने एक शब्द सुना होगा, ग्रीन मफलर। क्या, ग्रीन मफलर। ये क्या है कि जैसे आपकी ये जो सड़क है, ये एक ये सड़क है, एक ये सड़क है, बीच में ये जो डिवाइडर लगा होता है, यहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, इन्हीं को क्या, ये क्या करते हैं, जो वाहनों की जो साउंड होती है उसको क्या है, कम करते हैं। और तो इनकी जो साउंड को कम करना ही क्या है, ध्वनि प्रदूषण को रोकना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है बताइए, ध्वनि प्रदूषण का क्या निर्देशित करता है, मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइए क्या निर्देशित करता है। पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी भी सभा में तीव्र ध्वनि स्पीकर का प्रयोग। तो आप बोलोगे ये तो कतई है ही नहीं है, ये दोनों क्या है, सही है, लेकिन ये दोनों इसमें दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है दोस्तों। चलिएगा, ये नियम कब आया था, 2001 में निर्देशित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18, पौधे और जंतु के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्नलिखित में से पुस्तक तैयार की। अब जो पुस्तक तैयार की है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IUCN क्या है दोस्तों। IUCN का मतलब ही क्या होता है, IUCN का आई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और इसी को क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक द्वारा प्रदर्शित करता है दोस्तों। क्या करता है, रेड डाटा बुक इसको प्रदर्शित करता है। और इसका प्रारंभ कब किया गया था, 1964 में इसको प्रारंभ किया गया था, यानी ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, शुरू किया गया था। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, बताइए। जो आपका बिश्नोई संप्रदाय है ये क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि किसके द्वारा किया गया था, बताइए। BR अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर, या जोधपुर के राजा के द्वारा, बताइए। गुरु जम्बोजी के नाम से भी जानते हैं, आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जम्बोजी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात और, इसकी ये कहाँ के थे, ठीक है, ये भी आपको बताना है। ये 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की हुई थी, कब हुई थी, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में कहाँ हुई थी, ये राजस्थान में थी, राजस्थान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसा संप्रदाय था, बिश्नोई संप्रदाय था, ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि बिश्नोई संप्रदाय था। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर देखो 20 में आपसे क्या बोला है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है। अब ये गैस दी गई है,
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा ये किस में पाई जाती है, ये आपकी CO है। कौन है? CO, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? बहानों से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? बहानों से निकलती है। और इसका जो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव होता है ये श्वसन क्रियाओं पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? श्वसन क्रियाओं पर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। बताइए अंश कारण क्या बनता है? कैंसर बनता है, आंखों से पानी गिरता है, DNA विखंडन, या उपरोक्त सभी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या 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 बनता है? रेडियो सक्रिय जल के पीने से मानव शरीर में कई प्रकार के रोगों का संक्रमण हो जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्या हो जाता है, आपका कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाता है, आंखों में से पानी गिरना, आंखों में से पानी गिरना, आंखों में से पानी गिरना, ये भी रोग हो जाता है दोस्तों। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, DNA विखंडन हो जाता है, आनुवांशिक लक्षणों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला ग्रीन हाउस। अभी अभी मैंने आपको बताया था हरित गृह। हरित गृह क्या है? ग्रीन हाउस ही है। का प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया। अब बताओ किसके द्वारा पहचाना गया, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। सबसे पहले ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। आपकी CO2 होती है, N2O होती है दोस्तों, और आपकी मीथेन होती है, CH4 हो गई आपकी, और आपकी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। इसकी अधिकता से क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अब वैश्विक तापमान क्या? यानी पृथ्वी पर जो है ताप की वृद्धि, और ताप की वृद्धि किनके कारण होती है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो देखो वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है यानी CFC भी है। ठीक है, मीथेन यानी CH4 भी है। ठीक है, CH4, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी है। तो यानी उपरोक्त सभी जो है वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है? इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? बताइए अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अम्ल वर्षा में आपका क्या उपस्थित होता है। और अम्ल वर्षा जो है ये कैसे होती है ये भी आपको हमें बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है? कभी कभी वर्षा के जल के साथ में सल्फर द्वारा क्रिया कर लेने के पश्चात क्या हो जाता है? हाइड्रो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो वो क्या है? आपकी अम्ल वर्षा के रूप में हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या है? अम्ल वर्षा यानी नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? गलत है। यहाँ ये क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल भी है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, और ये दोनों हम लगा नहीं सकते, तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। ये भी आपको पता होना चाहिए, एसिटिक अम्ल है ये। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों। इसकी बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके नाम है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है? प्रश्न नंबर 25 में निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत
ओजोन परत के छिद्र की संख्या दी जाती है, बताइए। और सबसे पहले ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आपका अब इसमें हम बताते हैं कि इसमें पूछा क्या है, ओजोन परत के छिद्र की संख्या दी जाती है, बताओ कब कहाँ दी जाती है? 800 DU, 400 DU या 200 DU, या ये ऑप्शन जो है ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे? उपरोक्त ये 200 DU, ठीक है, क्या हो जाएगा? 200 DU। DU का मतलब क्या होता है? डाप्सन यूनिट। इसको किस में मापते हैं? डाप्सन इकाई में। किस में नापते हैं? डाप्सन इकाई में नापते हैं, ठीक है, ठीक है, डाप्सन यूनिट यानी मात्रक, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 26 में। अब प्रश्न नंबर 26 में देखो आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समर्पित है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा। इसमें मैंने एक दो में थोड़े एक आधे ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। इसमें पंचवर्षीय योजना ये इसमें क्या है? गलत आ गया है। सिर्फ 4 ही आपके ऑप्शन होंगे, बताइए। WWF फॉर नेचर भारत, बताइए। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, या उपरोक्त सभी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WWF हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये गैर सरकारी संस्था है के रूप में ये कार्य करती है पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27, ठीक है। ये जो आपको लिखित में अनुच्छेद दिए गए हैं, लिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुरक्षित करता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुरक्षित करता है? तो अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है? 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 15 में सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानव अधिकारों की, जैसे धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, या जन्म के स्थान में विभेद के बिना समानता का अवसर प्रदान किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 आपको पता होना चाहिए 10% का नियम दिया। 10% यानी 10% का नियम किसने दिया? लिंडमान द्वारा दिया गया, गोल्डमान द्वारा, या बेकमान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 10% का नियम जो है एक किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस लिए दिया गया था और कब दिया गया था? तो ये सबसे पहले आपको बता दें, लिंडमान ने दिया था। और ये कब दिया था? 1942 में दिया था। और ये जो नियम है ये कैसा नियम है? यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ऊर्जा उपभोग से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। 1942 में नियम आया था, किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला है? EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। अब ये कब स्थापित किया गया ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कब किया गया था, बताइएगा। 1967 में, 1969 में, 1967 में, 1969 में, 1971 में, या 1973 में? तो 1973 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या आया था इसमें बताइएगा, बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था दोस्तों? ये आपका 1973 में आया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। और प्रश्न नंबर जो आपका 30 है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा गया है, महासागरों के ऊपर है। महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण है, यानी जो महासागर हैं, जो समुद्र हैं, उनका क्या हो जाता है, कभी कभी जल स्तर बढ़ जाता है। और जब जल स्तर बढ़ जाता है तो इसका क्या कारण है? देखिएगा जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या है, जो बर्फ होती है वो पिघलेगी, और वो पिघलेगी तो पानी बनेगी, और पानी बनेगी तो उसका महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा। और वो पिघलेगी क्यों? वैश्विक तापमान के लिए। और वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैसें हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। मीथेन है, ठीक है, आपकी N2O है, ठीक है, CO2 है, CFC है, ये सारी क्या है आपकी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है।
तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा होगा नहीं, अम्ल वर्षा होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वीय तट का सबसे गहरा भूमिवर्त पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब आपको पता होना चाहिए पूर्वी घाट की बात हो रही है, तो इधर आपके क्या है, पूर्वी घाट है। तो इधर की तरफ के जो भी बंदरगाह होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, पूर्वी घाट के बंदरगाह कहलाते हैं दोस्तों। और गहरा, सबसे गहरा और भूमिवर्ती है, ये आपको बताना है। क्या चेन्नई है? आप बताओ, क्या चेन्नई है, ट्यूटिकोरिन है, पारादीप है या विशाखापट्टनम है? तो आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। और विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में एक कलमकारी प्रसिद्ध है, कलमकारी कह सकते हैं, चित्रकारी भी कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है, पोचमपल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सी गैस या कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व है? बताइए, क्या आपकी ऑक्सीजन जिम्मेदार है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, क्या नाइट्रोजन जिम्मेदार है या हाइड्रोजन जिम्मेदार है? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। जैसे कि आपकी CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी फ्रिज वगैरह एसी में मिलती है गैसें। एक आपकी N2O है, ठीक है, ऐसे ही आपकी CO2 है, CO है, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? बताइए, यानी इन चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिससे क्या है, जल प्रदूषण नहीं होता। देखिए, बात करते हैं यहाँ औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा या खनन अपशिष्ट। कमेंट करके बताइएगा, इसमें से आपको बताना है कि जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, खनन अपशिष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या है, आपका औद्योगिक है, ये क्या है, आपका जल प्रदूषण का कारण है, इस जल प्रदूषण का स्रोत है। रेडियोधर्मी भी है और कृषि जनित भी क्या है, जल प्रदूषण का कारण है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आपसे बोला है भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी बताइए कौन जारी करता है? भारत में बाढ़ आने वाली है, इसकी चेतावनी क्या आपको करना चाहिए, क्या सुरक्षा कैसे प्रदान करनी चाहिए, इसकी चेतावनी कौन देता है? केंद्रीय जल आयोग देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, जल संसाधन विभाग देता है या उपरोक्त सभी? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग्राम पंचायतों का कार्य होता है, ग्राम पंचायतों का क्या कार्य होता है? गांव में बदलाव लेके आना, सामाजिक कार्यों के प्रति कोई भी योजना आई है सामाजिक कार्य की, उसे शहरी स्तर से गांव स्तर तक लेके आना, ये सारे क्या हैं आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। अब आपके ऑप्शन ये जल संसाधनों का रख रखाव, ये भी कार्य है। स्कूलों का निर्माण करना ग्राम पंचायतों का कार्य है। BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ये भी क्या है आपका ग्राम पंचायत का कार्य है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो है, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अपघटक, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है। बताइए कौन परिणामी खतरों में शामिल है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आपका जो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइए क्या होगा, भूस्खलन होगा, बाढ़ एवं सूखा होगा, वनों में अग्नि दुर्घटना होगी या उपरोक्त सभी होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा, सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा। तो आप क्या बोलोगे, बाढ़ और सूखा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? बताइए, कमेंट करके बताइए। क्या केरल हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश हुआ है, क्या राजस्थान हुआ है या मध्य प्रदेश हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान
हो जाएगा। राजस्थान का कोई भी एक आप किसी भी जिले का, राजस्थान के किसी भी जिले का बात करते हैं, राजस्थान के किसी भी जिले का कोई भी एक आप राष्ट्रीय उद्यान बताइए। जैसे आप बताओगे केवला देव, क्या है, केवला देव जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये आपका कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं और दो मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, एक का दुधवा है, दुधवा है और एक का चंद्रप्रभा है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, नावों की रेस कहां होती है, केरल में होती है। और शांत घाटी कहां स्थित है आपकी, शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों में से एक उदाहरण निम्न में से कौन सा बताइए। यानी इनमें से एक ऐसा उदाहरण है जो जल से होता है रोग, अब आपको बताना है। तो जल से तो कई रोग होते हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, अतिसार। कसरा होगा नहीं, डिप्थीरिया होगा नहीं और ट्रांसिलाइटिस होगा नहीं। अतिसार को ही हम क्या बोलते हैं, डायरिया भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायरिया भी कह देते हैं। एक रोग और होता है जैसे मलेरिया है, मलेरिया रोग भी किससे होता है आपका, जल के द्वारा ही होता है। यानी जल भर जाता है तो वहां मच्छर पैदा हो जाता है, मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है। दूसरा हैजा भी है। ये सारे क्या है, आपके जल जनित रोग हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जल में यदि मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताइए। जल में यदि मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, बताइए पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, आप कहोगे बात पॉजिटिव है। पर्यावरण संसाधनों की अधिकता में उपयोग, पर्यावरण संसाधनों के न्यूनतम उपयोग, ऐसा तो कतई नहीं है और इनमें से कोई होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यानी इनमें से कौन सी प्रतियोगिता है जिसका आयोजन किया जाता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण में लोग क्या होते हैं, उनके अंदर जागृति पैदा होती है। बताइए क्या है, पर्यावरण दिवस समारोह। पर्यावरण दोस्तों दिवस की बात करते हैं, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। जबकि बात करें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो आपका दिवस है दोस्तों, संरक्षण दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन बात यहां और ये जागरूकता की, तो इसका नाम क्या है, वन महोत्सव होगा नहीं, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी होगा नहीं। ये डी है नहीं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्रीन ओलंपियड को ही क्या बोलते हैं, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, ग्रीन ओलंपियड है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने, यानी स्कूल में पर्यावरण के प्रति आप जागरूकता पैदा करोगे तो आप किस प्रकार करोगे, छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में, यानी छात्रों की जो मेंटलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, उसमें बदलाव लाने के लिए रणनीति जो कारगर सिद्ध होगी, बताइए कौन सी है। खेल प्रतियोगिता से आप कर दोगे तो आप कहोगे गलत, प्रतियोगिता से नहीं कर सकते, परीक्षा के माध्यम से कर नहीं सकते, इनमें से कोई होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल भी करेंगे, तब जाकर के पर्यावरण के प्रति क्या होगी, जागरूकता पैदा होगी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, अब आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए इनमें से कौन सा दिवस है जो पर्यावरण के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब पर्यावरण दिवस का मतलब क्या हो गया, बताइए 10 जून को मनाया जाता है, 5 को, 20 को या 2 जून को, बताइए। तो आप क्या बोलोगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, 1972 से। और 1972 में क्या हुआ था बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें एक सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन कहां हुआ था, पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के हुआ था। और ये सम्मेलन कहां हुआ था, इसका नाम क्या था, प्रथम वैश्विक सम्मेलन। और ये कहां हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। 1972 में एक योजना लागू हुई थी, उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट शेर। क्या है, प्रोजेक्ट शेर जो आपकी परियोजना है, ये कहां आई थी, कहां हुई थी लागू, बताइए। प्रोजेक्ट शेर जो परियोजना है ये कहां हुई थी लागू, ये आपकी कहां नहीं, सॉरी, कहां हुई थी, 1972 में लागू हुई थी। ये भी आपको पता रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य बताइए। मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के में जो मूलभूत उद्देश्य है, जो अधिकार है, ये किस किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक क्या दिए हैं, आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बताइए, देखिए बच्चे अलग होंगे नहीं, पुरुष अलग होगा नहीं, महिला अलग होंगे नहीं, विकास तो तीनों का होना चाहिए। और तीनों कौन है? नागरिक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? बताइए, क्या इतिहास शामिल नहीं है, भूगोल शामिल नहीं है, राजनीतिक विज्ञान शामिल नहीं है, या व्यवसाय शिक्षा शामिल नहीं है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा शामिल नहीं है। तो आप बोलोगे भाई इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी भी है, लेकिन व्यवसाय नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। अब आपको बताना है अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य की, योगा की, संगीत की, आप कहोगे तीनों की नहीं की जा सकती, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी जो है वो पर्यावरण की समस्या नहीं है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल का विनाश यानी दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, या भूमि अपरदन। तो आप बोलोगे भाई जल का संरक्षण ही क्या है, पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर वनों की कटाई करना, भूमि का अपरदन करना, जल का विनाश करना यानी दुरुपयोग करना, ये भी क्या प्रदूषण के अंतर्गत आता है। बट आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है, इसीलिए क्या है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? बताइए, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 जो है पर्यावरण शिक्षा के क्या है, सिद्धांत है, और एक नहीं है। अब जो नहीं है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। बताइए, पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, आप कहोगे बात सही है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित एवं समुदाय प्रयास होना चाहिए, आप कहोगे ये भी होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक अथवा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। अब पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं, मतलब जीवन पर्यंत नहीं चलती, यही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला है नीली क्रांति संबंधित है। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या दुग्ध उत्पादन से है, पुष्प उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, या फल उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इससे क्या है, नीली क्रांति संबंधित है। कौन सी? नीली क्रांति संबंधित है। बात करते हैं दुग्ध से, इससे श्वेत क्रांति संबंधित है, इससे श्वेत क्रांति संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे? खाद्य पदार्थों से संबंधित है, खाद्य पदार्थ से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? बताइए, मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या भूमि है, धर्म है, समुदाय है, या परिवार है? मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे भाई भूमि है, भूमि है, समुदाय है, परिवार है, इनमें कहीं ना कहीं लोग आते हैं, लेकिन धर्म जो है इसका कोई घटक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, और भी घटक हो सकते हैं, जैसे कि बात करें मृदा। मृदा क्या है? पर्यावरण का घटक है, चाहे जैविक है चाहे अजैविक है। समुदाय, जनसंख्या, जनसंख्या भी ले सकते हैं हम, जनसंख्या क्या है? घटक है दोस्तों। परिवार भी घटक है दोस्तों।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें आपसे बोला गया है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान, यानी जब जो आपका ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा बनता है, तो इनमें से कौन सी चट्टानें क्या है निर्मित होती हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए कौन सी चट्टानें जो है निर्मित होती हैं, क्या आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी होती हैं, रूपांतरित होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों और इनको क्या बोलते हैं परावैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 करती है, नाइट्रोजन गैस करती है, ओजोन करती है, या आपकी ऑक्सीजन करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ओजोन दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और जो ओजोन परत है ये कहां पाई जाती है, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्या बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, बर्फ कहते हैं, या जलवाष्प कहते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जब जलवाष्प क्या होती है वायुमंडल में अपेक्षित होकर के द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं, सब जानते हैं क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला है, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, ये आपकी कहां पाई जाती हैं, जहां पानी का क्या होगा, अभाव होगा, अभाव होगा वहीं क्या है ये पाई जाते हैं दोस्तों कटीली झाड़ियां। अब आपको ये देखना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। गर्म और आर्द्र, आर्द्र तो नहीं होगा, आर्द्र शीतल का मतलब ठंडा, या होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, गर्म तथा शुष्क मरुस्थल की जलवायु में, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की मैं आपको बता दूं, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं, क्या चाय को कहते हैं, कपास को कहते हैं, जूट को कहते हैं, या रबड़ को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं, कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं। क्या बृहस्पति को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, या मंगल को कहते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे, शुक्र को कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जुड़वा ग्रह यानी जुड़वा बहन के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि इस समय सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर का ग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक बात और, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है, ये बात और आप इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, या तिब्बत का पठार, बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे, सबसे ऊंचा जो है पठार वो किसका है, आपके तिब्बत का पठार है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितना ऊंचा है, 14,800 फीट ऊंचा है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, विश्व में कुल लंबे पर्वत कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, 14, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित, मानव के द्वारा बनी हुई चित्र यानी कृत्रिम वस्तुएं आपदा का उदाहरण है, बताइए। क्या भूकंप है, सुनामी है, रासायनिक आपदा है, या भूस्खलन है, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए भूकंप जो आता है वो मानव के द्वारा नहीं आता, सुनामी नहीं आती, भूस्खलन भी नहीं आता। क्या आता, रासायनिक जो आपदा होती है ये मानव के द्वारा होती है, केमिकल
जो भी रिएक्शन वगैरह होती है मानव ही करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल कहां स्थित है आपका? एमपी में स्थित है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आपदा जो है किस गैस, कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप कहोगे नहीं मीथेन भी नहीं है, कौन सी है? मेथाइलाइसोसाइनाइड जो है ये जिम्मेदार है। ये आपको ध्यान में रखनी हो। ये कब घटना हुई थी? 2-3 दिसंबर को हुई थी 1984 में यह घटना हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? बताइए इनमें से जो कौन सी गैस है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो वो कौन सी है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, आप बोलोगे है। मीथेन है, आप बोलोगे ये भी है। नाइट्रस ऑक्साइड है, आप बोलोगे ये भी है, ये भी है। तो क्या कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। और भी होती है CFC, आप बोलोगे है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की जिम्मेदार गैसें हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। समुद्री प्रदूषण क्या के कारण नष्ट हो रहे हैं? समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या क्या नष्ट हो रहे हैं? यानी समुद्र के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या नष्ट हो रहे हैं? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, या आपका मैग्रोविक वन। तो कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। मैग्रोविक जो वन है ये समुद्री तट पर पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है, और इन्हीं के कारण क्या है ये नष्ट हो रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हेली का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसे कहा जाता है। क्या जिम कॉर्बेट को कहा जाता है? बताइएगा, क्या जिम कॉर्बेट को कहा जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? आप बोलोगे सर और इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलोगे ये तो है नहीं है। अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ है? ये आपका यूपी में है। और यूपी में एक और है जिसका नाम क्या है दोस्तों? चंद्रप्रभा। क्या है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी बात करते हैं ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका यूके में स्थित है यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और एक बात और कि पूर्व में हेली का राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट को ही जाना जाता था। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और उस समय इसे हेली का नामक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में इसका नाम फिर बदला गया। तो इसका नाम क्या रख दिया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया। और ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कब रखा था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कब रखा था? 1947 में नाम रखा था। फिर इसके बाद में फिर इसका नाम बदलाव हुआ। और फिर बदलाव कब हुआ था दोस्तों? 1957 में बदलाव हुआ था। और तब जाकर इसका नाम क्या हो गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया था दोस्तों। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड में ही आपकी क्या है? उत्तराखंड में ही आपकी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका उत्तराखंड में है। ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या कहा गया है? क्वाशरकोर नामक रोग की कमी से होता है, बताना है। ये जो रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है? आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है? विटामिन की कमी के कारण होता है? या आयोडीन की कमी के कारण होता है? बात करते हैं दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बताइएगा। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं यानी हड्डी संबंधी रोग हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और एक बात और, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग भी होता है। घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापते हैं यानी रिएक्टर पैमाने से आप किसकी तीव्रता मापते हो ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापते हैं। और रिएक्टर पैमाने में कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर के 9 अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, 0 से लेकर के 9 अंक होते हैं। और इससे किसकी क्या मापा जाता है? आप बोलोगे भूकंप की तीव्रता
मापी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये आपको ध्यान में रखना है प्रश्न नंबर 4। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या हम कह सकते हैं एक से आपका 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा इसमें क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे बाहर निकालने वाली गैस है। यानी हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? सब जानते हैं कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। सब जानते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं, और कार्बन डाई गैस को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अवशोषण कौन किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उत्सर्जन किसका करते हैं, ठीक है, और उत्सर्जन किसका करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। यानी ऐसा कौन सा विटामिन है अगर हम उस पर चावल पे पॉलिश कर दें उसकी, तो वो विटामिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और उसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा रोग हो जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा रोग हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरीन हो जाता है। और थायरीन कौन सी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? वेरी वेरी रोग हो जाता है। यानी आपका मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर विटामिन कौन सा नष्ट हो जाएगा? B1, और B1 की कमी से, B1 क्या है? थायरीन, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? आपको वेरी वेरी रोग हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। यानी लौंग है, केसर है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा। तो देखिए लौंग आपने देखी होगी, लौंग आपकी कैसी होती है? ऐसी ही तो होती है, देखो फूल के आकार की। तो किसके? फूल से। और केसर भी क्या है? केसर भी क्या है? फूल है। ठीक है, एक पौधा होता है उससे प्राप्त होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, और लौंग का किस राज्य में होता है, ये भी आपको बताना है। तो बात करते हैं दोस्तों लौंग की। तो लौंग का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? केरल में होता है। और केरल में ही क्या है दोस्तों? शांत घाटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और केरल में ही क्या होती है? नावों की रेस होती है। बात करते हैं दोस्तों केरल की। के से देख लो, का से क्या हो जाएगा आपका? बोलो जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में क्या होती है आपकी? जम्मू कश्मीर में क्या होता है? केसर की खेती होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कश्मीर, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे क्या है? डल झील है, शेषनाग झील है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नागिन झील है, ये सारी क्या है आपकी? जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड आ गया? तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है तुरंत, फूलों की घाटी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और फूल की घाटी के साथ साथ राजा जी आपको ध्यान में रखने हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी है। और दूसरा आपका कहाँ है? अभी अभी आपको पढ़ाया था, जिम कार्बेट। कौन सा? जिम कार्बेट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी का पहला नाम क्या है? रामगंगा है। उससे भी पहला नाम क्या है? हेली का राष्ट्रीय उद्यान। इसका राज्य का प्रतीक नहीं है। यानी ये 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रतीक नहीं है। तो कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा प्रतीक नहीं है। कमेंट करो। उत्तराखंड का राज्य प्रतीक क्या है आपका? बताओ, देखिए बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए बात करते हैं राजकीय प्रतीक क्या है। बात करते हैं राजकीय पक्षी, वो क्या है? राजकीय पक्षी कौन है? ये पक्षी है। कौन सा? राजकीय पक्षी, यानी मोनाल है। बात करते हैं दोस्तों वृक्ष की। ये क्या है आपका? वृक्ष, ये आपका वृक्ष है। क्या है दोस्तों? वृक्ष है दोस्तों। और कस्तूरी मृग आप सभी लोग जान गए होंगे, ये क्या है आपका? पशु है। ये क्या है? पशु। ये आपके क्या है? उत्तराखंड के राज्य के प्रतीक है। लेकिन बात करें बाघ की, ये आपका भारत का राष्ट्रीय क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया? हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर हैं। अब 3 आर कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पर्यावरण आपको पता होना चाहिए, एक मनाते हैं दोस्तों 5 जून को मनाते हैं। और एक
1992 में एक नीति तैयार की गई थी पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए, और उसमें बयां किया गया था 3R। अब 3R का दोस्तों मतलब क्या है? पहले R का मतलब क्या है? पहले R का मतलब क्या है? रिड्यूस। क्या है? रिड्यूस है। दूसरे R का मतलब क्या है दोस्तों? रीयूज है। रीयूज है दोस्तों। और तीसरे R का मतलब क्या है? रिसाइकिल है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे R का मतलब क्या है? रिसाइकिल है। और इसका क्या मतलब है? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। तो देखो इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया है कम उपयोग, इसमें भी दिया है। ठीक है। चक्रण, चक्रण का मतलब क्या होता है? रिसाइकिल होता है। रीयूज का मतलब प्रयोग, तो इसमें निर्माण दिया है, इसमें भी निर्माण दिया है, और इसमें संरचना दी है। ये गलत हो गया, तो आपका जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, ऐसा नहीं है कि आया नहीं हो, कब बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 में देखिएगा क्या बोला है आपसे। प्रश्न नंबर 10 में बोला है ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। अब उनमें से कौन सा है अप्रदूषकीय स्रोत? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा है, यानी जिससे क्या है? प्रदूषक नहीं होता। देखिए नाभिकीय ऊर्जा से प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी होता है, डीजल से भी होता है। सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला है? पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है। अब पृथ्वी के ऊष्मायन का क्या अर्थ है दोस्तों? बताइएगा कमेंट करके। पृथ्वी के ऊष्मायन का क्या अर्थ है? पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी का ताप बढ़, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी का ताप कब से बढ़ने लग गया? पृथ्वी का ताप किससे बढ़ता है? वैश्विक, वैश्विक तापमान से बढ़ता है। वैश्विक तापमान का मतलब ग्रीन हाउस से। ठीक है, हरित गृह के कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो घने जंगलों में वायुमंडल गैस उत्सर्जन गलत हो गया, समुद्र में ज्वार भाटा गलत। आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? जैसे सीएफसी की हो गई, ठीक है, सीएफसी हो गई, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी N2O हो गई, CH3 हो गई। ये क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी कार्बन डेटिंग जो विधि है क्यों प्रयुक्त की जाती है, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग की फुल फॉर्म क्या है? C14 आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में मतलब 12th वगैरह में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। C14 से क्या होता है? इसकी खोज हुई थी। C14 की कब हुई थी ये आपको बताना है। 27 फरवरी 1940 में क्या है? इसकी खोज हुई थी C14 की। ठीक है दोस्तों, और किसने की थी? मार्टिन कैमेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? मार्टिन कैमेन ने की थी इसकी खोज। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है खोज हो गई, फिर इसके बाद में इसका मतलब क्या होता है ये भी तो आपको बताना है। कार्बन डेटिंग का स्थान ज्ञात करने के लिए, वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, लिपि को पहचानने के लिए, वस्तु की पहचान के लिए। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। स्थान की नहीं, कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है उसकी पहचान करने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है, यानी C14 के द्वारा उसकी पता चल जाती है कि कोई भी जैसे मूर्ति अगर जमीन में से निकली है तो अगर उसका कार्बन परीक्षण अगर आप करोगे तो पता चल जाएगा वो कितने साल पुरानी मूर्ति है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें एवं मूर्तियां का क्षरण होना कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है वह? कमेंट करके मुझे बताइए। डाई डिपोजिशन कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, एरोसोल कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है इसमें, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले बात होती है अम्लीय वर्षा होती किससे है? जब वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो वह क्या है? अम्लीय वर्षा हो जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोन लेप्रोसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे क्या बोला है? स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य बताइए। स्पर्श गंगा का अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। स्वास्थ्य सुरक्षा गलत हो जाएगा, नदियों को जोड़ना गलत, मंदिरों का निर्माण गलत। क्या हो जाएगा? गंगा की स्वच्छता। गंगा की स्वच्छता जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी?
2009 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी, या कहां से शुरुआत हुई थी ये भी आपको बताना है। बताइए, यूके से शुरुआत हुई थी। और यूके के सीएम थे, कौन सीएम थे उस समय जिन्होंने इसकी घोषणा की थी? रमेश पोखरियाल। क्या नाम था? रमेश पोखरियाल। ठीक है दोस्तों, ये इनका क्या है नाम था दोस्तों जब ये सीएम थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, मिनी माता। मिनी माता जो आपका 1 2 3 बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है। ठीक है, जो परिणाम है बताइए किसका परिणाम है। अब आपको पता होना चाहिए कि मिनी माता रोग की शुरुआत कहां से हुई थी? जापान में हुई थी। जापान में एक बंदरगाह है, वहां पर क्या है, पानी में क्या हो गया था, पारे की अधिक मात्रा के कारण क्या हो गया था, वहां पर मिनी माता रोग हो गया था। और ये उस बंदरगाह का नाम क्या था? मिनी माता ही था, और वहीं के नाम से इसका नाम मिनी माता हो गया। समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक, आर्सेनिक गलत हो गया, बिखरे तेल गलत हो गया। औद्योगिक पारे अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से, पारा, पारा यानी पारा को ही क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मरकरी बोलते हैं। इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। तो डी गलत हो जाएगा, बी गलत और सी गलत, यानी आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे बोला अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, यानी ऐसी कौन सी संस्था है जो वन्य जीवों से क्या करती है? रक्षा करती है। कमेंट करके मुझे बताइए, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। कमेंट करके मुझे बताइए कि उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? IUCN। क्या है? IUCN है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है? फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और कहां हुई थी? इंग्लैंड के स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 17। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आपसे बोला गया है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? बताइए भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? बात करते हैं सबसे पहले केरल की। आप जानते हो, बार बार मैं बता चुका हूं, नाबो की रेस। नाबो की रेस कहां होती है? ये आपकी केरल में होती है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, सरिस्का, रणथंभौर, ये सारे क्या है आपके राजस्थान में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, पोचमपल्ली चित्रकारी है, वो कहां होती है? आपकी आंध्र प्रदेश में होती है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पानी की पंचायत प्रारंभ कहां से हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। और महाराष्ट्र में ही क्या होती है दोस्तों? बर्ली चित्रकारी। जो आपकी बर्ली जो चित्रकारी है ये कहां होती है दोस्तों? ये आपकी महाराष्ट्र में होती है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में हुई थी। 1972 में पानी की पंचायत की शुरुआत हुई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ओजोन परत। बात आती है ओजोन परत, तुरंत आपको ध्यान में रखना है क्या? समताप मंडल। समताप मंडल सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सूर्य से आने वाली किन किरणों को ये आपकी ओजोन परत रोकती है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन रोकती है। आपका राइट आंसर बताइए, कौन सी किरणों को आने से रोकती है? अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी, सब जानते हैं कौन सी? यूवीसी। कौन सी दोस्तों? यूवीसी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी सी है इन्हें रोकती है, यानी परावैंगनी किरणों को रोकती है। अगर नहीं रोकेगी तो कैसे रोग हो जाएंगे? कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, त्वचा संबंधी कैंसर नामक रोग हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर देखो 19 में आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, बताइए कौन है? संरक्षण या विनाश नामक जो एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए, क्या सरला बहन है, बाबा आमटे हैं, पांडुरंग हेगड़े हैं, या रस्किन बॉन्ड है? पांडुरंग हेगड़े की बात करते हैं दोस्तों, तो अपीको आंदोलन के जनक है। कौन है? अपीको आंदोलन। अपीको आंदोलन हुआ था, उसके कौन जनक कौन है आपके? पांडुरंग हेगड़े। वही बात करते हैं बाबा आमटे। बाबा आमटे के साथ में मेधा पाटेकर कौन है? मेधा पाटेकर हैं। ये इन्होंने कौन सा अभियान चलाया था? नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। ठीक है,
नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ने चलाया था। तो सरला बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संरक्षण और विनाश जो पुस्तक है पर्यावरण के लिए किसने लिखी थी? सरला बहन ने लिखी थी। तो आज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरला बहन। हाँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे क्या बोला? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है? बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है दोस्तों। और भोपाल में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। और कि कौन सी गैस के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण यह घटना हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण नृत्यों के नाम बताइए। कौन कौन से दो महत्वपूर्ण नृत्य हैं बताइएगा, कमेंट करें। रासलीला और रामलीला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा आपको राज्य बताना है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, अगर बात करते हैं, यहां पूछा जनसंख्या के आधार पर, ये कौन है? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर क्या है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? राजस्थान है। अब कुल कितना क्षेत्रफल है ये भी आपको पता होना चाहिए। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है? क्षेत्रफल है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर किसका आता है? राजस्थान का आता है क्षेत्रफल के मामले में। पहला नंबर राजस्थान का आता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है बताइएगा? एमपी आता है। एमपी आता है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र आता है, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पे कौन आता है? यूपी आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, महाराष्ट्र, वो एमपी है, महाराष्ट्र और यूपी है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? किसी भी पेड़ की, अगर इसकी जगह ये आ जाता, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? ये आपका कौवा बनाता है। कौन? कौवा बनाता है, ठीक है, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर। लेकिन सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है? ये आपका चील बनाती है। कौन बनाती है? चील बनाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपना घोंसले किसके घोंसले में अंडा देती है? कौवे के घोंसले में अंडा देती है। शुतुरमुर्ग अपना घोंसला जो है वो जमीन के अंदर छोटा थोड़ा सा गड्ढा करेगा और उसके अंदर क्या करेगा? उसमें अंडे दे देगा। बात करते हैं कबूतर की। कबूतर कहां देते हैं? खंडरों में या पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? यह आपको बताना है। यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था ये आपको बताना है। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां हुआ था। आप सब बोल रहे हो कहां हुआ था, सब जानते हैं रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये कहां है? ब्राजील में है। हाँ दोस्तों, ब्राजील में स्थित है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सही होगा? बताइए। पारस्परिक फसलों को उगाया जाना, धान एवं गन्ने के उगाए जाने वाले क्षेत्रफल को बढ़ाना। यानी जैसे मान लो 2 किलोमीटर वर्ग एरिया में लग रहा है धान और गन्ना, तो उसे 4 किलोमीटर कर देना। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण करना। तो क्या हो जाएगा? भूमिगत जल जो है वो पुनः सही हो जाएगा। पुनः सही यानी प्राकृतिक स्तर पर आ जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। वह कौन सा जानवर है जो पेड़ से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है और सबसे आलसी जानवर भी है, अच्छा तैराक भी है? तुरंत आपको आंख बंद करके पता चल गया होगा और तुरंत आप टिक लगाने में क्या हो जाएगा? स्लॉथ हो जाएगा। यह अच्छा तैराक भी है। ये अपने इसकी आयु कितनी होती है? इसकी आयु 40 वर्ष होती है और अपने जीवन काल में केवल
8 पेड़ों पर ही निवास करता है, यानी एक पेड़ पर 5 साल रहता है। जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। हाथी की बात करते हैं, इसे विरासत पशु कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरासत पशु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों, 29 जुलाई को मनाते हैं। और प्रोजेक्ट बाघ जो है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। 1972 में कौन आया था ये भी आपको बताना है, प्रोजेक्ट शेर आया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। अब देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। तो सभी भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक कौन से जानवर देख सकते हैं। बात करते हैं मनुष्य की तुलना में 4 गुना कौन से देख सकते हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए। 4 गुना कौन कौन से देख सकते हैं? ये आपका पहला हो गया गिद्ध, गिद्ध हो गया, चील हो गया और बाज, और बाज। ये क्या है? ये 4 गुना अधिक देख सकते हैं मनुष्य की तुलना में। क्यों? क्योंकि इनके 2 पैर होते हैं और दो ही क्या होते हैं? 2 ही आंखें होती हैं, इसलिए 4 गुना अधिक देख लेते हैं। लेकिन बात करते हैं जानवर की, बात हो रही है, ये तो पक्षी हो गए, तो शेर है, बाघ है, चीता है, यानी उपरोक्त सभी। ये जो 3 हैं ये क्या मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 गुना मनुष्य से अधिक देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये इस बार सीटेट में आएंगे ही आएंगे। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? बताइए, क्या रेगिस्तान है, समुद्र है, वन है, कृषि भूमि है? सब जानते हैं समुद्र है। क्यों? क्योंकि समुद्र पूरी पृथ्वी का 71% क्या है, भाग जो है वो जल से घिरा है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे जीव भी समुद्र में पाए जाते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनका आज तक नाम भी नहीं पता है, ऐसी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? बताइए। पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण श्री है, तरु मित्र है या वृक्ष मित्र है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है कब से दिया जाता था, इसका नाम क्या है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे नाम बताइएगा कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? वृक्षमित्र नाम है इसका। इंदिरा प्रियदर्शनी, पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? पूरा नाम लिख दे रहा हूं, इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा प्रियदर्शनी इसका पूरा नाम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 से हुई थी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है यह भी आपका 1986 में ही आया था। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। इसमें आप क्या बताना है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नेगेटिव बताना है। जेट्रोपा क्या है? बायोडीजल का पौधा है, यह भी सही बात है। रिंगाल इमारती लकड़ी है, आप बोलोगे गलत। ये जो है ये बांस जैसी होती है परंतु बांस नहीं है, यानी ये बांस जैसी पत्तेदार लकड़ी होती है। कैसी होती है? पत्तेदार लकड़ी होती है, या झाड़ी होती है, या झाड़ी नुमा होती है, ये भी लिख सकते हैं। क्या होती है? झाड़ी नुमा होती है, यानी ये ऐसी लकड़ी होती है। तो इसमें बोला इमारती लकड़ी नहीं होती, यानी इस लकड़ी से इमारत का निर्माण नहीं होता। सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले का नाम है करैत, अफाई, नाग और दोबोइया, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष कहाँ है? राजस्थान में पाया जाता है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। इसमें आपसे क्या बोला है? निम्न में से प्रक्रियाओं का, यानी ये जो प्रक्रियाएं दी गई इनमें से कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? बताओ। पौधों को जंतुओं से अलग करता है, यानी पौधों और जंतुओं में भिन्नता पाई जाती है, बताना है आपको इनमें से कौन सा है। बताइए। श्वसन एवं प्रजनन पौधे भी करते हैं और जंतुएं भी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम ये भी होता है। क्लोरोफिल और रसदानी, ठीक है, रसदानी किसमें होता है? जंतुओं में होता है, जबकि पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यानी ये अंतर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा है, यानी कक्षा 4 की एक मैडम जी हैं, उन्होंने अपने छात्र से कहा है कि कुछ वयोवृद्ध लोग यानी कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोगों से यह पूछिएगा कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ पौधे ऐसे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं, यानी कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो अब दिखाई नहीं देते, पहले दिखाई देते थे। उपरोक्त प्रश्न को पूछे जाने में से कौन सा कौशल का आकलन संभावित नहीं है, बताइए। यानी ऐसा कौन सा कौशल है जिसका क्या हो जाएगा, जिसकी संभावना नहीं है, बताइए। अभिव्यक्ति होगी, सही बात है, अभिव्यक्ति होगी। प्रश्न भी पूछेंगे, एक दूसरे से पाया जाता था, वो बोलेंगे नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता था, पाया जाता है तो कहां पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करना, तो चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन प्रयोग नहीं हो पाएगा। और प्रयोग नहीं हो पाएगा तो इसमें नेगेटिव भी पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।